नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आप जानते हैं UPSSC PET का मास्टर बैच चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आज हम लोग भारत के भूगोल को पढ़ने वाले हैं। भारत के भूगोल के अंतर्गत दोस्तों नदियाँ, अपवाह तंत्र और नदियों की घाटी से जितने भी आपके अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्या नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाले हैं वो सब भी हम लोग जानेंगे। दोस्तों ये वीडियो पूरी तरीके से UPSSC PET के सिलेबस में बेस्ड होगी और जितना इस सेशन में करवा दिया जाएगा इसके बाहर आपका कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। इसलिए सेशन को पूरा एंड तक देखना है। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही ऑथेंटिक रामबाण सेशन होने वाला है। क्वेश्चंस का जो लेवल है वो देखना, बहुत ही बेहतरीन ढंग से उठाया गया क्वेश्चन है। बट शुरुआत करने से पहले कहना चाहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखना। पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग के पास 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 10 सेकंड के अंदर आप सभी लोगों को चैट सेक्शन में हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ उससे भी आपको नोट करते हुए चलना है। केवल सुनना ही नहीं है, प्रॉपर्ली नोट भी करना है, क्योंकि आप लोगों को जो 20 अगस्त 2021 को पीटी का जो परीक्षा होने जा रहा है इसमें बेहतरीन से बेहतरीन अंक हासिल करना है। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं आप लोगों को 100 में से 90 या उससे ज़्यादा अंक हासिल करवा के रहूँगा। तो दोस्तों इतने अंक हासिल करने के लिए जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ उतनी मेहनत आप लोगों को भी करने की ज़रूरत है। दोनों लोगों की मिली मेहनत से ही इतने बेहतरीन रिजल्ट आ सकते हैं। अदरवाइज मैं पूरी मेहनत करूँ और आप ना पढ़ें, या फिर आप बहुत अच्छा पढ़ें और मैं पूरी मेहनत ना करूँ, तो दोस्तों रिजल्ट कभी भी प्रॉपर्ली नहीं आ सकता है। इसलिए हम दोनों का मेहनत करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 10 सेकंड का टाइम होगा और हर क्वेश्चन का आंसर करना है। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं। 4 ऑप्शन है, जल संभर, जल विभाजक, दोआब, तराई। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए सभी लोग। 10 सेकंड का टाइम है सभी के पास। 10 सेकंड के अंदर सभी लोग इसका आंसर करिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। साथ ही साथ सेशन को शेयर भी कर दीजिए सभी लोग, ठीक है ना। सभी दोस्तों तक शेयर कर दो जो अभी तक जुड़ नहीं पाए सेशन में आकर के, वो सभी लोग आकर के सेशन में जुड़ जाए। सभी लोग शेयर कर दो एक बार जल्दी से, फटाफट सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। और लाइक नहीं किया तो लाइक करते हुए चलो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोच क्या रहे हो, कर दो, क्योंकि बेहतरीन ढंग से चीज़ें भी चलने वाली है। आप बस 10 मिनट ध्यान से देखते ना, 10 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। तो बताइए दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को दोस्तों दोआब कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। अब चलिए बाकी के ये तीनों ऑप्शनों को आइए देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों पहले हम लोग देखें किसको, जल संभर को अगर हम लोग देखें, सॉरी जल विभाजक को आइए देखते हैं पहले। जल विभाजक को अगर हम लोग देखें तो दोस्तों जल विभाजक वो क्षेत्र हुआ करता है जो जल के प्रवाह की दिशा को बांटा करता है, विभाजित किया करता है, ठीक है ना। उसके अलावा तराई क्षेत्र, दलदली मैदान वह है जबकि जल संभर जल के संरक्षण और प्रबंध की एक विधि हुआ करती है, ठीक है ना। तो ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी ये दोनों जान लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोआब क्या है, दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र है उसको दोआब बोलते हैं। और जल विभाजक क्या हुआ करता है? तो जल विभाजक वो क्षेत्र हुआ करता है जो जल के प्रवाह की दिशा को बांटा करता है, विभाजित किया करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? 4 ऑप्शन है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा या नर्मदा। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए, 10 सेकंड का टाइम है सभी के पास। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा इसका। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, फटाफट से सभी लोग जवाब देते चलेंगे। क्या होगा राइट आंसर बताइए जल्दी सभी लोग। क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा। भी हाँ भी दोस्तों, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कृष्णा नदी का है, ठीक है ना। दोस्तों कृष्णा नदी उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर से निकला करती है, ठीक है ना। अब चलिए बाकी के ऑप्शंस को एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों बात करें नर्मदा नदी की, तो दोस्तों नर्मदा नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकला करती है। अगर बात करें महानदी की, तो दोस्तों महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिंघावा से निकला करती है। और दोस्तों इस महानदी को हम लोग छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा करते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, ये गोदावरी। तो दोस्तों गोदावरी नदी पश्चिम घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्रयंबकेश्वर से निकला करती है।
ठीक है ना। तो कौन कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, चारों ही नोट कर लो कहीं ना कहीं कॉपी पेन लेकर के, क्योंकि चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा नदी दोस्तों उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर से निकला करती है। नर्मदा नदी आपका दोस्तों मैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकला करती है। और ये जो महानदी है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा से निकला करती है, और इसको हम लोग छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं। और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो गोदावरी नदी पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबकेश्वर से निकला करती है। ठीक है ना। तो सारे ही पॉइंट को याद रख लेना, चारों ही नदियों कहाँ से निकलती है इसको जरूर नोट कर लेना कहीं पे, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरीके का नहीं पूछेगा। तो जो मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ, इस फैक्ट से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चार ऑप्शन है, कृष्णा नदी, कावेरी, नर्मदा या गोदावरी। अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भारतीय प्रायद्वीप को कंफ्यूज मत होना, इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला करते हैं। ठीक है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला करते हैं। तो या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी दे देगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, नर्मदा है, गोदावरी है। क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग इसका जवाब दीजिए फटाफट से। क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग इसका जवाब देंगे। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, और इसकी लंबाई दोस्तों, अगर इसकी टोटल लंबाई अगर हम लोग देखें तो इसकी टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर की है। कितने की है, 1465 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई है गोदावरी की। और दोस्तों ये गोदावरी नदी की जो उत्पत्ति है ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर स्थान से हुआ करती है। ठीक है ना। और अगर बात करें हम लोग गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज की, यानी गोदावरी की सहायक नदियों की बात करें, तो दोस्तों गोदावरी की सहायक नदियों में बेनगंगा है, वर्धा है, पेनगंगा है, प्राणहिता है, इंद्रावती है, मानेर है और सबरी है। और दोस्तों इस गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी बोला करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी बोला करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि भारत की किस नदी को हम लोग वृद्ध गंगा बोला करते हैं, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी को बोला करते हैं। क्या बोलते हैं, गोदावरी को ही दोस्तों भारत की वृद्ध गंगा बोला करते हैं। ठीक है ना, बताइए कि यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। चार ऑप्शन है, कृष्णा, गोदावरी, महानदी या कावेरी। क्या होगा सही आंसर, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। क्या होगा राइट आंसर, कृष्णा, गोदावरी, महानदी या कावेरी। ये भी मैंने अभी अभी जस्ट आप लोगों को बताया है, किस नदी को हम लोग दक्षिण गंगा बोला करते हैं। जल्दी से बताइए सभी लोग इसका आंसर, जल्दी सभी लोग इसका आंसर देंगे। बिल्कुल, गोदावरी को ही दोस्तों हम लोग दक्षिण गंगा भी बोला करते हैं। दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा ये दोनों ही दोस्तों हम लोग गोदावरी नदी को बोला करते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। चार ऑप्शन है, महानदी, ताप्ती, कृष्णा या गोदावरी। जल्दी बताइएगा सभी लोग इसका आंसर। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, महानदी पे, ताप्ती पे, कृष्णा पे या गोदावरी पे। क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग इसका जवाब देंगे। 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, जल्दी से बताइए सभी लोग इसका आंसर। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नासिक दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों भारत में आप जानते हो कि 4 जगह पे कुंभ मेला लगा करते हैं, ये याद रखना। भारत में आप जानते हो कि 4 जगहों पे क्या होता है, कुंभ का मेला लगा करता है। तो दोस्तों ये जो कुंभ के मेले लगते हैं ये 4 जगह कहाँ कहाँ हैं। प्रयागराज में लगता है पहला, तो आप जानते ही हो। ठीक है ना, प्रयागराज को पहले हम लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे। प्रयागराज के अलावा दोस्तों दूसरा जो लगता है कुंभ वो उज्जैन में लगता है। तीसरा कुंभ जो लगता है दोस्तों वो हरिद्वार में लगता है। और दोस्तों जो चौथा कुंभ लगा करता है वो चौथा कुंभ आपके नासिक में लगा करता है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो नासिक है दोस्तों, इस नासिक पे क्या होता है, यही गोदावरी नदी के स्थान पे ही कुंभ मेला लगा करता है। ठीक है ना, इस पॉइंट को याद रख लेना। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि गोदावरी पे क्या लगता है, इंपॉर्टेंट ये है कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है। तो मैंने आपको बता दिया कि कुंभ मेला आपका प्रयागराज में, उज्जैन में, हरिद्वार में और नासिक में लगता है। ये चारों पॉइंट याद रखना। ठीक है ना, उसके अलावा ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है।
ये दो पॉइंट अगर आपने याद कर लिया तो इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। तो वीडियो देख रहे हो कितने बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन को हमने सेट किया, तो यार वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दो कम से कम। अभी तक अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दो। सब्सक्राइब तो आप देख ही रहे हो, पसंद आ रहा है आप लोगों को इतना बेहतरीन ढंग से कंटेंट, तो सब्सक्राइब करने में क्या ही बुरा है, सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? 4 ऑप्शन है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्यास नदी, रावी नदी या झेलम नदी। क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? जल्दी से बताइएगा सभी लोग इसका आंसर, जल्दी सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी सभी लोग इसका आंसर कर सकते हैं जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा नदी का जो स्रोत है ये भारत से बाहर है। अच्छा, कहाँ पे है? भारत से बाहर है तो कहाँ पे है? तो भारत से बाहर है तो ये तिब्बत में है। कहाँ पे इसका स्रोत है? तिब्बत में है। याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत से निकला करती है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? सांगपो, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंध नदी या तीस्ता नदी। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से सभी लोग जवाब दीजिए। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी जवाब दीजिए। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। जी हाँ दोस्तों, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को ही हम लोग सांगपो कहते हैं या सांगपो के नाम से जाना करते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम होता है, 4 ऑप्शन दिया गया है, हिंदू कुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से या कैलाश पर्वतमाला से। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी बताइए सभी लोग, 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। सिंधु नदी का उद्गम होता है, क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी बताइए, जल्दी बताइएगा, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। सिंधु नदी का उद्गम होता है, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैलाश पर्वतमाला से। जी हाँ दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वतमाला स्थित मानसरोवर झील के समीप अवस्थित है। और दोस्तों, कैलाश पर्वतमाला तिब्बत में स्थित ट्रांस हिमालय का एक भाग है जो कि ट्रांस हिमालयन रेंजेस में आया करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला भी। निम्न में से या निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? निम्न में से या निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? 4 ऑप्शन है, गंगा, यमुना, सतलज या रावी। गंगा, यमुना, सतलज या रावी। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी सभी लोगों को जवाब देना है इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से सभी लोग इसका आंसर करिए, जल्दी सभी लोग जवाब दीजिए इसका। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा, सतलज नदी। जी हाँ दोस्तों, जो सतलज नदी है ये हिमालय से परे की नदी है, ठीक है ना। हिमालय से ये इसका जो जनरेशन है वो नहीं हुआ करता, या हिमालय पार से ये उद्गमित हुआ करती है, ठीक है ना, सतलज नदी। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती? 4 ऑप्शन है, गंगा नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या महानदी। क्या होगा राइट आंसर इसका? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती? क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग आंसर करिए इसका, सभी लोग इसका आंसर करिए। मुझे पता है आप लोग इस क्वेश्चन में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे पता, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें डाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा होगा। चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है? याद रखना, तो इनमें से दोस्तों जो आप जानना है कि सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, दोस्तों ये तीनों नदियों का जो उद्गम स्थल है या उद्गम क्षेत्र है ये हिमालय के पार तिब्बत में होता है।
और दोस्तों जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से निकला करती है। वहीं सतलज नदी की बात करूं तो जो सतलज नदी तिब्बत के राक्सताल से निकला करती है। और अगर मैं बात करूं ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों आंगसी ग्लेशियर से निकला करती है जो कि तिब्बत में है। और गंगा की बात करूं दोस्तों, तो गंगा और ये महानदी, ये जो दोस्तों हैं, ये दोनों भारतीय भू क्षेत्र से ही निकला करती है। लेकिन पूछा गया भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती, तो भारतीय भू क्षेत्र से ब्रह्मपुत्र भी नहीं निकलती और सतलज नदी भी नहीं निकला करती है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कोई एक चीज़ यहाँ से गायब होना चाहिए था। या तो ब्रह्मपुत्र गायब होता, ब्रह्मपुत्र नहीं दिया होता ऑप्शन में, या फिर सतलज नदी नहीं दिया होता। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मपुत्र भी दिया है और सतलज नदी भी दिया है, और ये दोनों ही नदियाँ दोस्तों भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकला करती, दोनों ही बाहर से निकलती भारत के। तो इस वजह से ये क्वेश्चन का सही आंसर कुछ भी कह पाना सही उचित नहीं होगा, ठीक है ना। आप एग्जाम में जब आपको ये क्वेश्चन इस टाइप का मिले तो आप उसके ऑप्शंस को देखना पहले ध्यान से। ऑप्शंस में कोई एक अगर दिया है तो वही सही आंसर होगा। अगर ब्रह्मपुत्र दिया है तो ब्रह्मपुत्र सही हो जाएगा, अगर सतलज दिया है तो सतलज नहीं सही हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों दिया है तो फिर वो क्वेश्चन को आप छोड़ देना, उसका कोई आंसर नहीं होगा। उसके लिए बाद में आपको कॉमन मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, गंगा नदी को, यमुना नदी को, नर्मदा नदी को या गोदावरी नदी को। क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है, जल्दी से बताइए सभी ये लोग इसका आंसर। जल्दी सभी लोग इसका आंसर करेंगे। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। बिल्कुल इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यमुना नदी। जी हाँ दोस्तों, यमुना नदी को ही हम लोग भारत का खुला नाला कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों और एक रीज़न है खुला नाला कहने का। खुला नाला हम लोग इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है, और अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण ही हम लोग इसको खुला नाला कहते हैं। अब चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। 4 ऑप्शन है, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी या ताप्ती। जल्दी से बताइए सब लोग इसका आंसर। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है, जल्दी सभी लोग इसका आंसर करेंगे, जल्दी सभी लोग इसका आंसर करेंगे। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। मुझे पता है ये क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा, पक्का है ये क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूज किया होगा। चलिए मैं बताता हूँ इसका। दोस्तों भारत की नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और दामोदर नदी, दोस्तों ये दोनों क्या है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित हुआ करती है। लेकिन दोस्तों जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है ये अरब सागर में गिरा करती है, लेकिन दामोदर नदी दोस्तों हुगली नदी में जाकर के मिल जाया करती है। और दोस्तों दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी हम लोग कहा करते हैं, क्योंकि उसमें तबाही मचाने वाली बाढ़ आ जाया करती है, ठीक है ना। और यहाँ पूछा गया विभ्रंश घाटी से में बहती है, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो ऑप्शंस दिया है, ये ऑप्शंस ही यहाँ पे मैं गलत तरीके से दिया गया है। और दोस्तों ये आपके सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल 2013 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा विवादित रहा है। तो इस क्वेश्चन का इस ऑप्शन में कोई भी सही आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन इन चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इस वजह से इस क्वेश्चन को डाला है ताकि इन चारों ऑप्शंस के बारे में आप लोग जाने रहो क्या कौन सी चीज़ का क्या संबंध है, ठीक है ना। तो भारत की नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और दामोदर नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोस्तों अरब सागर में गिरा करती है। लेकिन जो दामोदर नदी है दोस्तों ये क्या होती है, हुगली नदी में मिला करती है। और दामोदर नदी को ही हम लोग बंगाल का शोक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तबाही मचाने वाली बाढ़ हर साल आया करती है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। 4 ऑप्शन है, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग या कर्णप्रयाग। क्या होगा इसका राइट आंसर। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर का नाम क्या है। रुद्रप्रयाग नाम है, देवप्रयाग नाम है, विष्णुप्रयाग नाम है या कर्णप्रयाग नाम है। क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोगों को जवाब देना है इसका। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जल्दी सभी लोग इसका आंसर करने वाले हैं। बिल्कुल इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देवप्रयाग। जी हाँ दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर को हम लोग देवप्रयाग बोला करते हैं, ठीक है ना। दोस्तों एक चीज़ आप जानना,
कई लोगों को ये डाउट है कि जो गंगा नदी है, ये डायरेक्टली गंगोत्री ग्लेशियर से निकला करती है। तो नहीं, ये गलत है। डायरेक्टली गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी नहीं निकला करती है, ठीक है ना दोस्तों। भागीरथी और अलकनंदा, ये भागीरथी और अलकनंदा जान लेना, ये यहाँ पे पॉइंट ये रहा जो मिल रहा है पॉइंट, ठीक है ना। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ दोस्तों गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हुआ करती है। और यहाँ पे कहाँ पे दोस्तों, ये देवप्रयाग में आकर के ये जो स्थान है, ये जो पॉइंट मैंने किया है, ये स्थान का नाम क्या है, तो ये स्थान का नाम देवप्रयाग है। और देवप्रयाग में ये दोनों नदियाँ आती है, एक तरफ से भागीरथी आती है, दूसरी तरफ से अलकनंदा नदी आया करती है। भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों ही आकर के इस जगह पर मिला करती है और इस जगह से मिल करके एक नदी बना करती है। और जो एक नदी बनती है उस एक नदी को हम लोग गंगा नदी के नाम से जाना करते हैं। तो आज से ये कन्फ्यूज़न आप लोग दूर कर लेना कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। नहीं, डायरेक्टली गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी नहीं निकला करती है, बल्कि भागीरथी और अलकनंदा इन दोनों नदियों के संगम से, देवप्रयाग में जो इनका संगम होता है उस संगम से ये गंगा नदी बना करती हैं, ठीक है ना। इनको हम लोग गंगा नदी के नाम से जाना करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। चार ऑप्शन है, गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी या यमुना नदी। क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तलछट को प्रवाहित करने वाली चार ऑप्शन है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा या यमुना। जल्दी बताइएगा सभी लोग इसका आंसर, जल्दी सब लोग इसका आंसर बताएंगे। टाइम खत्म हो रहा है, 10 सेकंड का टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी सभी लोग इसका आंसर करिए, फटाफट से जवाब दीजिए सभी लोग इस क्वेश्चन का। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा। जी हाँ दोस्तों, भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी गंगा है, ठीक है ना। और दोस्तों ये सिंधु है और ब्रह्मपुत्रा नदी है, ये दोस्तों सिंधु और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा भी तलछट प्रवाहित किए जाते हैं, ठीक है ना। ये सिंधु और जो ब्रह्मपुत्रा है ये दोनों नदियाँ भी तलछट प्रवाहित किया करती हैं, लेकिन जो इनकी मात्रा है वो गंगा के तलछटों से कम हुआ करती है। इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी गंगा ही है। लेकिन अगर गंगा नहीं दिया होता तब आप सिंधु या ब्रह्मपुत्रा में से कोई एक आंसर मारते, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक या बिहार का विषाद है दामोदर नदी, कोसी नदी, सोन नदी या गंडक नदी। क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग जवाब दीजिएगा। बिहार का विषाद है यानी बिहार का शोक किस नदी को हम लोग कहते हैं, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। जी हाँ दोस्तों, कोसी नदी को ही बिहार का शोक बोला करते हैं। और जो कोसी है दोस्तों ये एक पूर्ववर्ती नदी है और इसकी मुख्य धारा अरुण यानी एवरेस्ट चोटी के उत्तर में तिब्बत से निकलती है और नेपाल में मध्य हिमालय को पार करते ही पश्चिम की ओर इसमें सुनकोसी तथा पूर्व की ओर से तमूर कोसी आकर के मिल जाया करती है। और दोस्तों अरुण से मिलने के बाद ये सप्तकोसी बन जाया करती है। जब अरुण से मिल जाती है तो ये कोसी नदी क्या बन जाती है, सप्तकोसी बन जाया करती है। और दोस्तों ये जो सप्तकोसी है, ये जो कोसी नदी है, ये मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा कुख्यात है। और ये नदी जो मार्ग बदलती है तो मार्ग बदलने के कारण ही ये इसे बिहार का शोक बोला करते हैं। ये हर साल बाढ़ लाया करती है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। चार ऑप्शन है, गंगा नदी, गोदावरी नदी, महानदी या ताप्ती नदी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाया करती है। जल्दी सभी लोग इसका आंसर करिए, फटाफट सभी लोग इसका आंसर करेंगे, फटाफट से सब लोग इसका आंसर करेंगे। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। जल्दी से, बिल्कुल इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ताप्ती नदी। जी हाँ दोस्तों, ताप्ती नदी क्या है, डेल्टा नहीं बनाया करती है। दोस्तों
गंगा नदी, गोदावरी नदी और महानदी, ये तीनों ही दोस्तों क्या है, पूर्वी प्रवाह वाली नदियां हैं। और ये दोस्तों तीनों ही जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपने मिलन स्थान पर डेल्टा का निर्माण किया करती है। लेकिन ये जो ताप्ती नदी है, ऑप्शन नंबर डी में ताप्ती नदी है, ये पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है। और दोस्तों ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण ना करके बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका, याद रखना, एस्चुरी का निर्माण किया करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइएगा सभी लोग, जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या होगा इसका, सभी लोग जल्दी बताइएगा। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान इसका सही उत्तर है। दोस्तों नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा राजस्थान नहीं है, उसके अलावा ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र ये तीनों ही है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? ठीक है ना, ये जो नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं ये बड़े खतरनाक हुआ करते हैं, यहाँ बहुत ध्यान देने की जरूरत हुआ करती है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? पेरियार नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी या ताप्ती नदी। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग जवाब दीजिएगा। क्या होगा इसका सही आंसर? सभी लोग जवाब दीजिएगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कावेरी नदी। जी हाँ दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की पेरियार नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये तीन के तीनों ही, पेरियार, नर्मदा और ताप्ती, ये तीनों ही दोस्तों अरब सागर में मिला करती है। लेकिन ये जो कावेरी नदी है दोस्तों, ये कावेरी नदी अरब सागर में ना जा करके कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर मिला करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां हैं? 4 ऑप्शन है, गंगा की, गोदावरी की, कावेरी की या फिर कृष्णा की। 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी बताइए सभी लोग इसका आंसर। इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी सभी लोग जवाब दीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग इसका जवाब दीजिए। इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां है? जल्दी बताइएगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी की उपनदियां हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी की उपनदियां हैं। ठीक है ना, इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी ये तीनों ही दोस्तों क्या है? गोदावरी नदी की उपनदियां हैं। ठीक है ना, ये मतलब गोदावरी नदी की उपनदियां या सहायक नदियां हैं। और दोस्तों गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना, तो ये भी एक पॉइंट याद रखना, स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी है। और ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ। ठीक है ना, और इनमें से ये जो इंद्रावती है, प्राणहिता है और सबरी है, ये तीनों ही क्या है? गोदावरी की सहायक नदियां हैं या फिर उपनदियां भी आप कह सकते हो। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? 4 ऑप्शन है, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, सोन नदी या गोदावरी नदी। क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, सोन नदी या गोदावरी नदी। जल्दी सभी लोग इसका आंसर करिएगा। जल्दी सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो चारों ऑप्शन है, इन कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और सोन, ये दोस्तों इन चारों ऑप्शन में या इन चारों ऑप्शन में दी हुई नदियों में से सोन नदी जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ करती है। कहाँ से? दक्षिण से उत्तर की ओर बहा करती है, और दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई पटना के पास गंगा नदी से जाकर के मिल जाया करती है।
ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख का मतलब होता है एस्चुरी बनाया करती है। 4 ऑप्शन है, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या महानदी। क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी बनाया करती है, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या महानदी। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग इसका जवाब देंगे, फटाफट सभी लोग इसका जवाब देंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए सभी लोग। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा नर्मदा नदी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कि निम्नलिखित में से जो नर्मदा नदी है ये ज्वार नदमुख बनाया करती है, ठीक है ना। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है। 4 ऑप्शन है, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी। क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए सभी लोग इसका आंसर, जल्दी सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। दोस्तों ये चारों ऑप्शन है, इन चारों ही ऑप्शन में जो नर्मदा नदी है ये अंत में अरब सागर में जाकर के गिरा करती है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। 4 है ऑप्शन, नर्मदा, गंगा, महानदी या गोदावरी। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी सभी लोग इसका आंसर बताइएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइएगा सभी लोग इसका सही आंसर। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो नर्मदा नदी है, मैं इसको पूरा रफ करके बता रहा हूँ, ये जो ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर है, क्योंकि ये जो नर्मदा नदी दोस्तों ये पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरा करती है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और जान लो कि नर्मदा नदी निकलती कहाँ से, इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो नर्मदा नदी दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों से निकला करती है। अच्छा बाकी की जो नदियाँ यहाँ पे दी हुई है, गंगा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, ठीक है ना, ये तीनों ही दोस्तों पूर्व की ओर बहती है, ठीक है ना। पश्चिम की ओर नहीं बहती बल्कि पूर्व की ओर बहा करती है और पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरा करती है। लेकिन यहाँ जो नर्मदा नदी है दोस्तों ये पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में जाके गिरा करती है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। 4 ऑप्शन है, कावेरी नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे, महानदी के किनारे या ताप्ती के किनारे। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा सभी लोग, जल्दी सभी लोग इसका आंसर करेंगे। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। कावेरी नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे, महानदी के किनारे या ताप्ती नदी के किनारे। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर सभी लोग करेंगे जल्दी से। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि विजयवाड़ा जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी पर अवस्थित है, ठीक है ना। विजयवाड़ा जो है आंध्र प्रदेश से कृष्णा जिले में कृष्णा नदी पर अवस्थित है, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है। गोदावरी नदी, गंडक नदी, ताप्ती नदी या नर्मदा नदी। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी सभी लोग इसका जवाब देंगे। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है। गोदावरी, गंडक, ताप्ती या नर्मदा। जल्दी बताएंगे सभी लोग इसका आंसर, जल्दी से। 10 सेकंड का टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी से जवाब दीजिए सभी लोग इस क्वेश्चन का, जल्दी से।
बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी नर्मदा जो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सतपुड़ा और विंध्य श्रृंखला जो है, ये सतपुड़ा की श्रृंखला और विंध्य की जो श्रृंखला है, ये इनके मध्य पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी बहा करती है। ठीक है ना, नर्मदा नदी बहा करती है सतपुड़ा और विंध्य श्रृंखला के मध्य। ठीक है ना, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है? सतलज नदी, रावी नदी, ब्यास नदी या ताप्ती नदी? क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी बताइए सभी लोग। निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है? सतलज नदी, रावी नदी, ब्यास नदी या ताप्ती नदी? क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग इसका जवाब देंगे, सभी लोग इसका जवाब देंगे, सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये जो ताप्ती नदी है इसका संबंध पंजाब से नहीं है, बल्कि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकला करती है। याद रखना कहाँ से निकलती है, फिर बता रहा हूँ। ये ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकला करती है। और दोस्तों ये नर्मदा नदी के समानांतर सतपुड़ा के दक्षिण में बहकर सूरत के निकट खंभाती खाड़ी में गिरा करती है। ठीक है ना, निकलती कहाँ से और गिरती कहाँ से दोनों ही याद रखना कि ये ताप्ती नदी जो है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकला करती है। और कहाँ गिरती है तो नर्मदा नदी के पैरेलल चलते हुए सतपुड़ा के दक्षिण में बहकर सूरत के निकट खंभाती खाड़ी में गिर जाया करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। लूनी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी या व्यास नदी? क्या होगा इसका राइट आंसर? भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। लूनी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी या व्यास नदी? क्या होगा इसका सही आंसर? सभी लोग बताइएगा, जल्दी सभी लोग इसका आंसर करिए। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा, लूनी नदी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मरुस्थल की जो लूनी नदी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है ना, और दोस्तों ये अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकला करती है और लगभग 320 किलोमीटर ये लंबी है। लूनी नदी कितनी लंबी है? 320 किलोमीटर लंबी है। और दोस्तों कच्छ के रण में ये नदी विलुप्त हो जाया करती है। और दोस्तों इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है, बूंदी नदी है, सुकरी नदी है और जवई नदी है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ों को याद रखना कि भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी का नाम लूनी नदी है। ठीक है ना, क्या नाम है? लूनी नदी है और ये अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। ठीक है ना, और दोस्तों ये 320 किलोमीटर पूरी लंबी है, याद रखना। और ये कच्छ के रण में जा करके गिरा करती है। और इसकी प्रमुख नदी है, सहायक नदियों की बात करूँ लूनी की, तो इसकी सहायक नदियों में दोस्तों सरस्वती है, बूंदी है, सुकरी है और जवई है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? ताप्ती नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी या लूनी नदी? जल्दी बताइएगा, क्या होगा इसका सही आंसर? भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? जल्दी सभी लोग आंसर करिएगा। ताप्ती नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी या लूनी नदी? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, लूनी नदी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो लूनी नदी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लूनी नदी का अंतर्देशीय जल निकास है, मतलब कि अपने देश में ही इसका जल निकास हुआ करता है। दोस्तों ये अजमेर यानी कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकला करती है और 320 किलोमीटर तक बहती हुई क्या होती है, ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाया करती है। मतलब कि इसका जो संपर्क है लूनी नदी का, ये समुद्र में नहीं हुआ करता है। समुद्र में नहीं होने के कारण हम कह सकते हैं कि ये जो नदी है इसका जल निकास
निकास अंतर्देशीय है, जल मतलब अपने देश के अंदर ही इसका जल निकास हुआ करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कांडला, मंगलूर, चेन्नई या मद्रास या हल्दिया? क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग जवाब दीजिएगा। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कृत्रिम का मतलब होता है दोस्तों आर्टिफिशियल। भारत का आर्टिफिशियल सी पोर्ट कौन सा है? जल्दी सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई या मद्रास, जो भी कोई भी एक नाम आपको एग्जाम में दिया होगा। दोस्तों ये चेन्नई सबसे पुराने पत्तनों में से एक है, मतलब सबसे पुराने सी पोर्ट्स में से एक है। और दोस्तों ये पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्वी तट पर स्थित है दोस्तों। और दोस्तों ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल सी पोर्ट है, ठीक है ना। और दोस्तों ये जो सी पोर्ट है, इस सी पोर्ट से पेट्रोलियम और जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, उसके अलावा आपके जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं यानी उर्वरक हैं, लौह अयस्क हैं और जो सामान्य वस्तुएं हैं, इन सभी का व्यापार हुआ करता है इस चेन्नई बंदरगाह से, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, मांजुली संसार का सबसे बड़ी नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, त्रिपुरा में या मिजोरम में। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी सभी लोग इसका आंसर करिएगा। मांजुली जो कि संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो ये किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन दिया गया, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, त्रिपुरा में, मिजोरम में। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग जवाब दीजिएगा। सभी लोग इसका जवाब देंगे, जल्दी से फटाफट से सभी लोग इसका जवाब दीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, असम, ठीक है ना। दोस्तों ये जो मांजुली है दोस्तों, ये सब संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है ना, और ये असम में है। दोस्तों भारत के असम प्रांत में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है ना। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ये क्यों बना है? तो एक चीज़ जानो कि अपरदन जो है ये इसकी बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है ना। ये जो मांजुली द्वीप है, ये अपरदन से इसकी बहुत बड़ी समस्या है। तो दोस्तों अपरदन की समस्या से ग्रस्त जो है इस द्वीप को, अगर हम लोग वर्ष 1914 से लेकर के 2008 तक के रिकॉर्ड को देखें, यानी 94 वर्षों तक का रिकॉर्ड को देखें, तो इन 94 वर्षों के मध्य में दोस्तों ये लगभग 227.43 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पूरा अपरदित हो चुका है, ठीक है ना। इसीलिए दोस्तों ये मांजुली जो है ये संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप बन चुका है, ठीक है ना, और ये असम राज्य में है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। मैंने आज यूपीएससी पीटी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट आपके नदी थी, नदियों की घाटियाँ थी, ठीक है ना, ये अपवाह तंत्र थे, इन सभी को मैंने आप लोग करा दिया है। अब कल के सेशन में कुछ और बेहतरीन नया चीज़ लेकर के आऊँगा ज्योग्राफी से रिलेटेड, ठीक है ना। मैंने आपसे वादा किया कि पीटी में आपको बेहतरीन अंक दिलाऊंगा। 30 दिनों के बैच जो होंगे वो सभी आप लोगों को देखना है बेहतरीन ढंग से। सुबह जो 2 बजे बैच होता है दोस्तों, उसमें मैं इस समय पीटी के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करा रहा हूं, तो उसको जरूर देख लेना। रामबाण होने वाला है क्योंकि करंट अफेयर से अकेले 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। और कोई अन्य सवाल या क्वायरी है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल IQ मेंटर और एग्जाम वर्ल्ड को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको हमारे सभी वीडियोस की पीडीएफ, अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, बहुत सारी चीज़ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाती है। इसके अलावा अगर आप किसी पेड कोर्सेज को लेना चाहते हो, ठीक है, तो सारे पेड कोर्सेज के लिए आप मुझे इस कैपिटल लेटर में इस नंबर पे व्हाट्सएप पे ज्वाइन लिख करके मैसेज कीजिए। तो मैं आपको जितने भी पेड कोर्सेज हैं जिनके प्राइजेस 4,000 5,000 रुपए होती है, तो उन सभी को मैं आपको 700-800 रुपए में ही आपको महज दिलवा दूंगा पेड कोर्सेज, ठीक है ना। जितने भी भारत की प्रतिष्ठित कोचिंग है, सभी प्रतिष्ठित कोचिंग में से, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। और हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ नया और जब बेहतरीन
जानने को सीखने को मिलेगा। तो मैं तरुण यादव धन्यवाद करता हूँ आप सभी का इतने पेशेंस के साथ इस सेशन के साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।